हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखो, पिछली बार जो हमने एक्सरसाइज की थी उसका एक सवाल रह गया था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करके उसका सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। तो देखो, ये मैंने आपको जो सवाल दिया था इसमें आपको मिलान करना है। तो देखो, जो ये दिया है 1 2 3 6, तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो देखो, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास में? 2 3 5 है, नहीं है, 7 11, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। 6 की भाजक का मतलब है कि आप पूरी पूरी उससे विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये वाला इसका होगा। दूसरा ये तुम्हारे पास में दूसरा पार्ट ये हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, अब दूसरा बोला है कि x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृत। इधर देखो कौन सा तालिका विधि में, तो देखो ये विषम संख्या लिखी हुई है नीचे 1 3 5 7 9। तो ये कौन सा हो गया? ये तुम्हारा हो गया फोर्थ यानी लास्ट। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। अच्छा, तीसरा इसमें क्या दूंगा? x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक प्राकृत संख्या 6 की भाजक है। तो पहला है, देखो लिखा हुआ ये, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी और भाजक भी हैं और 6 की भाजक भी हैं। ठीक है, और ये तो देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम सेट में समुच्चय में क्या करते हैं, एक अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करते, मतलब दोबारा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि ये मैथमेटिक्स नहीं लिखा है। तो ये मैथमेटिक्स वाला डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वाला, ये तुम्हारा डी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो देखो समुच्चय के जो विभिन्न प्रकार हैं, समुच्चय के विभिन्न प्रकार। ठीक है, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चय के विभिन्न प्रकार। अच्छा, इसमें सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलते हैं नल सेट इंग्लिश में। नल सेट, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत काम की चीज़ है, आपके 12th में बहुत काम आएगी। ठीक है, नल सेट। तो नल सेट इसका नाम से ही क्लियर है, नल मतलब कोई भी अवयव उसमें ना हो। ठीक, कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब मैं देखो इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेना इसकी परिभाषा, किताब में दी रखी है, किताब में सब कुछ दिया रखा है। इसमें इसकी परिभाषा मैं आपको सिर्फ इसका मतलब समझा दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। अब देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जैसे मैं आपको पहला उदाहरण दूं, कि पहला उदाहरण ये है, जैसे मैंने कोई सेट लिख दिया समुच्चय और मैंने x लिख दिया, सच दैट x ऐसे x हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और x, एक चीज़ और लिख देना, x कहाँ से आ रहा है? r से। r मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, वहाँ से आ रहा है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि अब पूछ रहा है क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो हम देख लेते हैं इसको, इसके लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। और देखो r का मतलब है कि रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो पहले इसको हल कर लेते हैं और x के मान देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस तो बराबर 0। ठीक, इसको मैंने हल किया। देखो इसको हल करने के भी आपने बहुत से मेथड पढ़े होंगे 10th में, हाई स्कूल में। तो वहाँ से देखो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि किसी भी जो द्विघात समीकरण होती है उसके जो मूल होते हैं, ठीक है, इन्हें हम इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, ज़ीरोस कहते हैं। वो देखना है कि ये इमेजिनरी होंगे, यानी इमेजिनरी सम्मिश्र संख्याएं होंगी या अमान्य होंगे, या रियल नंबर होंगे यानी वास्तविक रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो
क्या करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पूरा हल मत करना, इसको पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप डी देख लो। डी क्या होता है, विविक्त कर, आपने पढ़ा होगा। अगर ये तुम्हारा ग्रेटर देन आ गया, ठीक, 0 से बड़ा आ गया, आपने पढ़ा होगा, तो कैसे होंगे, वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और डी तुम्हारा अगर 0 से छोटा आ गया तो कैसे होते हैं, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, आग्रह मूल, ठीक है। तो वैसे इन्हें बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं, आप लोग पढ़ोगे इनको सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र मूल हो जाएंगे, सम्मिश्र का मतलब है इमेजिनरी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अब इसको मैं अगर करूँगा तो a बराबर कितना, a बराबर 1 है, और b बराबर 2 है, और c बराबर 2। तो d हमारा, तुम चेक कर लो, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b क्या हो गया तुम्हारा, b होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 2 है। तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 8, तो माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो माइनस 4 आ गया, यानी 0 से कम आ गया। अब 0 से कम आ गया तो इसके कैसे मूल होंगे, सम्मिश्र संख्या यानी आग्रह मूल होंगे, अमान्य होंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ये वास्तविक नंबर नहीं होंगे, जो भी x के मान आएंगे। अब यहाँ पर आप x के मान मत निकालने बैठ जाना, यहाँ पर इतना टाइम थोड़ी है कि यहाँ पर x के मान निकालोगे, x के मान नहीं निकालना है। अगर आपको आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं, उससे आप लोग मान निकाल लेना, ठीक है। ये सूत्र होता है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a, ठीक है। आप लोग निकालना चाहो तो ये सूत्र होता है, आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 बस पता चल गया। डी कैसा तुम्हारा, 0 से छोटा है, तो मूल, तो इसके मूल वास्तविक तो नहीं होंगे। तो जब वास्तविक नहीं होंगे तो ऐसा कोई सा भी एक्स, देखो जब वास्तविक इसके नहीं होंगे तो ऐसा कोई भी एक्स वास्तविक संख्या पे नहीं, वास्तविक जो रियल नंबर होते हैं वो ऐसा कोई सा भी एक्स नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब इसको संतुष्ट कर दे कि एक्स का इसमें हम मान रखें बराबर 0 आ जाए, ठीक है। एक्स, ऐसा एक्स कोई सा नहीं मिलेगा जो हम इसमें रखने पर 0 हमको प्राप्त हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो देखो ये क्या होगा, ये तुम्हारा नल सेट हो गया, यानी रिक्त समुच्चय हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसमें कोई सा एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको सिंपली, इसको जो इसका प्रतीक होता है, इसको ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कर दो, या आप इसको सिंपली ऐसा कर दो, मतलब मजली ब्रैकेट में इसको बंद कर दो। वैसे इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में मजली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत कर देना कि आप ये लिख दो और इसके अंदर ये फाई लिख दो, इसे हम बोलते हैं फाई, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसे मैं लिख देता हूँ फाई, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाई। तो ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें फाई आ गया तो कोई अवयव हो गया। आप इसको सिंपली ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ठीक है, दोनों सही है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। अगला होता है तुम्हारा परिमित समुच्चय, परिमित, परिमित समुच्चय, इसे देखो इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उदाहरण, आप उससे समझ जाएंगे। जैसे मैंने कोई सेट लिख दिया, ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक। बी बराबर कोई सेट लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और ऐसे लेके 100 तक। सी बराबर कोई मैंने समुच्चय लिख दिया 2 4 6 और ये 26 तक, ठीक है। ये मैंने कोई समुच्चय लिख दिया, ठीक। अच्छा, अगला मैंने लिख दिया, देखो डी कोई समुच्चय लिख दिया, मान लो मैंने एक एक्स सच दैट एक्स सप्ताह का दिन, ठीक है। देखो ये मैंने 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हैं। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, परिमित। परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है कोई भी हमारे पास में समुच्चय है,
ठीक है। कोई भी समुच्चय उसमें कितने अवयव हैं, उसमें जो अवयव होते हैं उनको गिना जा सके, ठीक है। चाहे 1 लाख हों, 2 लाख हों, कितने भी हों, उनकी गिनती की जा सके, ठीक। तो उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 अवयव हैं, इन्हें हमने गिन लिया तो कितने हो गए, ये परिमित समुच्चय हो गया। इसमें 100 तक है नंबर, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। इसमें 26 तक हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है कि x सप्ताह का 1 दिन। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, भाई गिनती तो कर सकते हैं ना। तो इसमें कितने हो गए, 7 दिन, 7 सॉरी, हफ्ता में कोई भी सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है भाई, हमें पता थोड़ी है, इसने सिंपल ये बोल रहा है सप्ताह का दिन, तो कोई सा भी दिन हो सकता है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कोई सा भी दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूँ आपके सामने, जैसे कोई एक सेट है और मैंने लिख दिया कि आप 1 से 3 ऐसे अनंत तक लिख दिया, ठीक है। अब अनंत बहुत बड़ा नंबर होता है, तो अब इस वाले सेट को हम गिन नहीं, इस वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा परिमित समुच्चय नहीं होगा, ये वाला जो है वो परिमित समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला हमारा परिमित समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कितने अवयव हैं हमको पता नहीं, हम गिन नहीं सकते, ठीक है। परिमित समुच्चय मैं एक बार फिर बता देता हूँ, परिमित समुच्चय वही होता है कि उसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, बस इतना है, ठीक है। तो अगला है तुम्हारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय इसका उल्टा मतलब जिसमें अवयवों की संख्या हमका कितने उसमें अवयव हैं, कोई भी समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं हमको मालूम नहीं होता, मतलब अवयवों की संख्या गिनी जा ना सके, मतलब अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते, ऐसा समुच्चय उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ये लिख दिया 1 2 3, जो अभी पीछे एग्जांपल लिखा था 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट बना दो, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसमें अब हमें नहीं पता कितने अवयव हैं, 1 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, अरब हैं, 10 अरब, हमें नहीं पता, बहुत बड़ा सेट है। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया 2 4 6, सम संख्याओं का समुच्चय ये हो गया, ठीक है। 1 3 5 ये हो गया, ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा ना सके, बस इतना है, ठीक है। देखो अगला है तुम्हारे पास में समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। देखो समान समुच्चय वो होता है, जैसे हमारे पास में कोई सेट है, ए बराबर, सपोज मैंने मान लिया ABC 3 है, और बी बराबर कोई सेट है हमारे पास में समुच्चय, उसमें दिया है BAC, ठीक। इसमें क्या है, देखो समान, जैसे ए और बी हैं, ये कब समान होंगे, जब पहली बात तो ये है कि इसमें नंबर ऑफ, यानी पहले सेट के अवयव, पहले समुच्चय के अवयव और दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या बराबर हो, ठीक। पहले समुच्चय के अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इसमें अवयव हों, पहले समुच्चय में जो अवयव हों वही अवयव दूसरे समुच्चय में हों, ठीक। जो पहले समुच्चय में अवयव हों वही दूसरे समुच्चय में अवयव हों, तो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय, ठीक है। समझ में आ गया। पहली कंडीशन ये है, अवयवों में लिख देता हूँ, देखो वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं, समझ में, अवयवों की संख्या बराबर हो, ठीक है। अवयवों की संख्या बराबर हो। दूसरी है, जो ए में हो अवयव वही बी में हो, तो हम इसे सिंपली ऐसे ले सकते हैं, देखो जैसे कोई एक्स है, अगर वो ए में आएगा इसका मतलब है कि उसे बी में भी आना पड़ेगा, और ये और का साइन होता है चिन्ह, कोई एक्स बी में है तो उसे एक्स ए में भी होना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, मतलब वो पूरी होती हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, जो इसमें है अवयव हैं वही इसमें होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। तो कैसा होता है, समान समुच्चय होता है। अगला है देखो तुम्हारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक है। एकल समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक। देखो
एकल इसके नाम से क्लियर है। जैसे कोई सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सपोज़ ए, तो वो एकल, बस इतना ही है। सिर्फ एक अवयव हो, जैसे मैंने बी कोई सेट लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2,2। अब ये मत बोल देना कि ये एकल समुच्चय नहीं होगा, कि सर इसमें तो 2 नंबर हैं तो ये एकल समुच्चय कैसे होगा, 2 अवयव हैं। नहीं, मैंने बताया था कि सेट जब भी समुच्चय में एक नंबर 2 बार आ रहा हो या 3 बार आ रहा हो, ज़्यादा बार आ रहा हो तो उसे एक ही बार लिखते हैं। तो 2 सिंपल है, इतना लिखा हुआ। तो ये तुम्हारे पास में एकल समुच्चय हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास में जो समुच्चय की कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, पूरा थ्योरी इसकी ख़त्म होगी। अब अगली वीडियो में इसके कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, उदाहरण करेंगे और एक्सरसाइज के भी सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।